चलो, तो अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 मार्च 1940 का एक समय है जब एक व्यक्ति 13 मार्च 1940 का एक समय जब एक व्यक्ति लंदन में एक सभा आयोजित हो रही थी। उस सभा में अपनी पिस्तौल को निकालता है और एक व्यक्ति है जनरल ओडायर, उसको गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वह वहाँ से भागता नहीं है और बल्कि वह वहीं खड़ा होकर उसको देखता रहता है। उसके आंखों में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, अब वो संतुष्ट नज़र आ रही थी उसको। आज हम उसी व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन से व्यक्ति हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटी, लेकिन उसका प्रतिशोध की भावना 21 वर्षों तक उसके आंखों में थी। यानी जब तक उसने गोली नहीं मारा, उसको ऐसे बहुत सारे मौके मिले कि उसको गोली मार सकता था, लेकिन उसके जो प्रण थे कि जिस तरीके से गोलियां जलियांवाला बाग में भरी सभा में चलाया गया था, तो मैं भी उस भरी सभा में गोली मारूंगा, ये उसने प्रण लिया था। और उसी प्रण को अंजाम देता है 13 मार्च 1940 को। वो व्यक्ति कौन है उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों, क्या कारण रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के? तो इसका मेन कारण था रॉलेट एक्ट। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग इकट्ठा क्यों हुए। तो क्या केवल रॉलेट एक्ट का विरोध करना ही इसका मेन कार्य था कि लोग सभा इकट्ठा करें? नहीं, इसमें और भी अन्य कारण थे। तो हम बात करते हैं 13 अप्रैल, क्योंकि जलियांवाला बाग जो घटना घटी वो घटा 13 अप्रैल 1919। जब 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी तो उससे पहले कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होगी जो इस सभा का आयोजन किया गया हो। ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी परिस्थितियों के कोई सभा आयोजित कर ले। तो क्या परिस्थितियां थी, हम उस चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो हम चलते हैं एक सप्ताह पहले, 4 अप्रैल 1919। ये सारी घटनाओं को याद रखना है वो क्रम से, ताकि आपको ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाए। तो 4 अप्रैल 1919 की घटना है। 4 अप्रैल 1919। 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पंजाब में प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी उन पर रोक लगा दिया गया कि पंजाब में गांधी जी की एंट्री नहीं होगी। यानी इस 4 अप्रैल को क्या हुआ, गांधी जी का पंजाब में प्रतिबंध। अब जब गांधी जी का 4 अप्रैल 1919 को अगर पंजाब में प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी गांधी जी अब पंजाब नहीं आ सकते थे। लेकिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी को कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 6 अप्रैल 1919 को साबरमती आश्रम में ही एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। किसकी? सत्याग्रह सभा की स्थापना की और लोगों से हड़ताल की अपील की। लोगों से हड़ताल की अपील की किसके विरोध में? रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में।
नहीं, रोलेट एक्ट अलग है। मैं फिर से कल भी बताया था पिछली क्लास में कि रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह दोनों अलग अलग शब्द हैं। नाम रोलेट है, रोलेट एक्ट है जो अंग्रेजों ने पारित किया, रोलेट सत्याग्रह वो है जो भारतीयों ने उसको हटाने के लिए उसके प्रयास किए, तो रोलेट सत्याग्रह वो है। तो हड़ताल की अपील की लोगों से और रोलेट सत्याग्रह के विरोध में, कि रोलेट सत्याग्रह के विरोध में आप अब हड़ताल करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी पंजाब जा नहीं सकते थे, नहीं तो वहां जाकर जनसभा करते। आगे लिखो 7 अप्रैल, ये सारे डेट याद रखना है। 7 अप्रैल 1919 को क्या घटना घटती है? एक सत्याग्रही साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होता है और इसके माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाया जाता है इस सत्याग्रह के बारे में, हड़ताल के बारे में। और बात करें तो पंजाब में अगर सबसे ज़्यादा रोलेट एक्ट का अगर विरोध हुआ था तो कहाँ हुआ था? सबसे ज़्यादा हुआ था पंजाब में। तो पंजाब का क्षेत्र सबसे ज़्यादा उग्र था इस चीज़ों में। क्यों था? तो पंजाब का जो पंजाब के लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ 1907 से ही थे, जब लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्योंकि लाला लाजपत कहाँ के थे? पंजाब के थे। तो लाला लाजपत राय को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो 1908 से ही पंजाब के लोग अंग्रेजों के ज़्यादा ही विरुद्ध हो गए थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो आंदोलन चला वो कहाँ चला? पंजाब में चला। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी थी पंजाब में, जिसके लिए ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। तो सत्याग्रही साप्ताहिक प्रकाशित होता है और 8 अप्रैल को, क्या 8 अप्रैल, देखो किसी किसी किताब में 8 अप्रैल भी है और किसी किसी किताब में 9 अप्रैल भी है। तो एग्जाम में याद रखना 9 अप्रैल, जो एग्जाम देता है वो 9 अप्रैल को मानता है। साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होने के एक दिन बाद ही 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहां तक की घटना हमने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू कैसे हो रहा है, क्यों लोग इकट्ठे होंगे। अब तो एक कारण क्या बना? रोलेट सत्याग्रह। दूसरा क्या हुआ? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 9 अप्रैल। अब 13 अप्रैल को क्या हो जाएगा? जनसभा आयोजित होगा। तो इस घटना को समझेंगे। 10 को भी कुछ होगा, 11 को भी होगा, 12 को भी होगा, 13 को होगी। जब घटनाएं क्या घटी थी उन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे वन बाय वन, ताकि आपको इसके बारे में ये पता चल जाए कि लोग इकट्ठा क्यों हुए, लोग एकत्रित क्यों हुए। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू होने से पहले महात्मा गांधी ने जब शुरू किया सत्याग्रह तो कैसे कैसे किया। महात्मा गांधी को 4 अप्रैल 1919 को प्रतिबंधित कर दिया गया कि पंजाब में प्रतिबंधित है, उनका एंट्री नहीं है वहां पर आने की अनुमति नहीं है उनको। जब उनको आने की अनुमति नहीं थी तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को ही 6 अप्रैल 1919 को ही साबरमती आश्रम में, जो साबर नदी के किनारे उन्होंने बनाया था, वहीं पर उन्होंने सत्याग्रही सभा की आयोजन किया और उसके मदद से उन्होंने लोगों में एक मैसेज पहुंचाया, संदेश पहुंचाया कि आप अब हड़ताल की शुरू कर सकते हैं, अब हड़ताल शुरू कर सकते हैं, आपने दुकानों को बंद कर सकते हैं, आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार ने क्या कह रखा था कि 2 से 3 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये अभी लागू हो जाएगा। तो रोलेट एक्ट में क्या था? संदेह के अनुसार पर। तो अगर लोग अपना दुकान बंद करेंगे तो इसमें शंका तो है नहीं भाई, लोगों का आप अपना पर्सनल मामला है कि भाई आप दुकान बंद करो, आप दुकान पे नहीं आ रहे हो। तो महात्मा गांधी ने कहा आप हड़ताल करिए, आप अपने दुकानें बंद कीजिए, आप जो जहाँ पर जाते हैं उस जगहों पर आप आना जाना बंद कीजिए, जो अंग्रेजी चीज़ें हैं उसका भी थोड़ा सा आप, इससे क्या होगा? अंग्रेजी सरकार को क्या होगा? घाटा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे को फैला रही थी बातें। तो इसी उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो हम पंजाब की तरफ मूवमेंट करते हैं कि ऐसी कौन सी घटना घटी पंजाब में जो पंजाब के लोग 13 अप्रैल 1919 को
जनसभा के लिए आयोजित हुए और जनरल डायर ने क्यों उस पर गोलियां चलवाई, इसकी बात हम अभी करते हैं। तो अगर हम बात करें तो पंजाब में क्या हो रहा था, तो पंजाब में दो व्यक्ति थे जो इस चीज को नेतृत्व कर रहे थे, जो इस सत्याग्रह का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो पंजाब में जो दो व्यक्ति थे जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर, और दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर सतपाल। नाम लिख लो, पूछा जाता है एग्जाम में। पंजाब में उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था, पंजाब का नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व पंजाब में नेतृत्व कौन कर रहा था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पहले व्यक्ति थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल। ये दो व्यक्ति जो पंजाब में सत्याग्रह सभा यानी सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह है उसका नेतृत्व कर रहे थे, इनको गांधी जी के गिरफ्तार करने के एक दिन बाद, गांधी जी के गिरफ्तार करने के एक दिन बाद 10 अप्रैल 1919 को इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर कर इनको धर्मशाला में नजरबंद कर दिया जाता है। धर्मशाला में नजरबंद कर दिया जाता है। यानी हमने देखा कि जो डॉक्टर सैफुद्दीन है किचलू और डॉक्टर सतपाल जो पंजाब का नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, इस सत्याग्रह का, उनको भी महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पंजाब के कुछ लोग यानी वहां के कुछ जनता कमिश्नर आवास पर हमला बोल देते हैं, हमला कर देते हैं। कमिश्नर आवास क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। और जब कमिश्नर आवास पर हमला कर देते हैं तो इधर से दोनों तरफ से झड़प होती है, भारतीयों की तरफ से भी और अंग्रेजी सरकार की तरफ से भी, और बहुत सारे लोगों को यहां भी गोलियों से मार दिया जाता है। यहां पर भी बहुत सारे लोगों को गोलियों से मार दिया जाता है, बहुत सारे लोग यहां पर घायल भी हो गए थे उस समय। और यह प्रतिक्रिया इतनी तेज हो गई कि लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसको देखते हुए 11 अप्रैल को, ध्यान का डेट सारे चीज, 4 को महात्मा गांधी प्रतिबंधित, 6 को क्या हुआ, सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, 9 तारीख 7 को साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई, 9 तारीख को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, 10 तारीख को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसी समय कमिश्नर आवास पर लोगों ने हमला बोला, जिसमें बहुत सारे लोग मरे भी, घायल भी हुए, कुछ महिलाएं भी इसमें घायल हुई। और 11 अप्रैल 1919 11 अप्रैल 1919 पंजाब में मार्शल लॉ लागू, पंजाब में मार्शल लॉ लागू। ये एक ऐसी घटना थी जो घटी पहले, किसके पहले, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले मार्शल लॉ लागू है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। मार्शल लॉ ये होता है जब किसी भी विशेष परिस्थिति में जब उसका शासन सैनिक के पास चला जाता है, और यहाँ पर मार्शल लॉ का मतलब है जब 1 या 2 व्यक्ति ही एक साथ रह सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा अधिक अगर गुट होगा तो वहाँ पर सैनिक जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ पर सैनिक जो चाहे वो गोलीबारी चलाए, चाहे उनको मारे, डंडा मारे, लाठी मारे, कुछ भी कर सकता है वो। ये सैनिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो 11 अप्रैल को पंजाब में क्या हुआ, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर
दो व्यक्ति का नाम याद रखना है। अक्सर बच्चे इस नाम को जनरल डायर कहते हैं, तो वो दोनों ही जनरल डायर थे। तो एक थे आर डायर और एक थे ओ डायर। अब इसमें से कौन से डायर ने गोली चलवाई, अगर पेपर में आ गया तो फिर तो कहाँ गलती हो जाएगा। तो यहां पर दो व्यक्ति है, दोनों के व्यक्ति पंजाब से संबंधित है और दोनों क्या है, ध्यान दो यहां पे, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है और दूसरा है सेना के प्रमुख, सेना का प्रधान। तो यहां पर दो व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति है पंजाब के गवर्नर, जनरल गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हो उसको आप, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। यानी इनका नाम आप याद रखना है, जनरल ओ डायर, जिन्होंने मार्शल लॉ लागू करवाया। पंजाब में मार्शल लॉ को किसने लागू किया था, जनरल ओ डायर ने, क्योंकि वही उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो जब वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो उन्होंने मार्शल लॉ लागू करवाया। पेपर में आया हुआ है कि मार्शल लॉ किसने लागू करवाया था, तो जनरल ओ डायर ने करवाया था, और वो क्या थे, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। दूसरे व्यक्ति थे पंजाब का, यानी सेना का जनरल कह सकते हो आप उसको, सेना का जनरल, उनका नाम था, इनका जनरल नहीं, जनरल तो वो है ना मार्शल लाला को ना, माइकल, इनका नाम माइकल है, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, इनका नाम है माइकल ओ डायर और इनका नाम है जनरल ओ डायर, जनरल आर डायर, सॉरी, जनरल आर डायर। देखो या दोनों व्यक्ति डायर ही है ना, एक माइकल ओ डायर और एक जनरल आर डायर है। तो सेना का जनरल कौन था, जनरल आर डायर था, और इसने पंजाब का सेना, यानी पंजाब जो था इसके अधीन था। पंजाब जो था सेना पूरा किसके अधीन था, और इसने एक बात कही थी कि इसने जनसभा पर रोक लगाया था। जनरल ओ डायर ने जनसभा पर रोक लगाया था। ध्यान समझना इस कहानी को अब, ताकि आपको समझ में आएगा। पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया, पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया, लेकिन जो हर एक परिवार, हर एक वर्ग तक ये नहीं बात पहुंची कि पंजाब, देखो 11 अप्रैल की बात है, 13 को इकट्ठा हो गए। 11 अप्रैल को जब मार्शल लॉ लागू हुआ तो ये पंजाब के पूरे क्षेत्र में नहीं फैल पाई, पंजाब के पूरे क्षेत्र में नहीं फैल पाई, ना ही लोगों के पास ये मैसेज पहुंच पाया संदेश के माध्यम से कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू है। और जनरल आर डायर ने जनसभा पर रोक लगा रखा है। ये बात किसी को पता नहीं था, ये बात किसी को पता नहीं था, ना ही ये मैसेज संदेश पहुंचा था कि क्या होने वाला है। ओके, तो लोग 12 अप्रैल को क्या करते हैं, लिखो, देखो ये जनसभा पर रोक लगा दिया है, लेकिन ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। लोग, क्योंकि 12 की बात है, 11 की बात है, 12 को लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। लिखो 12 अप्रैल 1919 को हंसराज नाम का व्यक्ति, इनमें हंसराज का नाम भी आता है, याद रखना, जब वो गिरफ्तार थे तो उसका कौन नेतृत्व कर रहा था उस समय, हंसराज। भाई दो तो गिरफ्तार हो गए थे। तो 12 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919 को हंसराज नाम का एक व्यक्ति हिंदू सभा एक स्कूल है उसमें मीटिंग करता है, हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग करता है हंसराज नाम का एक व्यक्ति उसमें मीटिंग करता है और वो कहते हैं
यहां एक व्यक्ति और आएंगे, कन्हैया लाल। कन्हैया लाल एक व्यक्ति है, वो 13 अप्रैल को होने वाले 13 अप्रैल को होने वाले जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग होने वाले सभा का नेतृत्व करेंगे। कौन करेंगे नेतृत्व? कन्हैया लाल नेतृत्व करेंगे। हंसराज ने सभा मीटिंग किया, उस मीटिंग में ये कहा गया कि कन्हैया लाल एक व्यक्ति है जो इस जगह का क्या करेंगे। इन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल क्या करेंगे, अब इसका नेतृत्व करेंगे। और अभी तक लोगों को नहीं पता है कि जनसभा पर रोक लगा रखा है। अभी तक लोगों को नहीं पता है कि जनसभा पर रोक लगा रखा है या मार्शल लॉ लागू है, लोगों को नहीं पता है, लेकिन फिर भी मीटिंग कर रहे हैं और जलियांवाला बाग का नेतृत्व करेंगे। लेकिन कन्हैया लाल इसको मना कर देता है कुछ समय बाद कि मैं उसका नेतृत्व नहीं करूंगा। तो इसका नेतृत्व फिर किसके पास चला जाता है? हंसराज के पास चला जाता है। और उसका नेतृत्व कौन करते हैं? हंसराज करते हैं। ठीक है, हंसराज ही उसका नेतृत्व करते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कौन कौन सी घटनाएं घटी, कोई दिक्कत किसी को? 4 को क्या हुआ? महात्मा गांधी को प्रतिबंधित कर दिया गया। 6 तारीख को सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। 7 तारीख को एक पत्रिका प्रकाशित हुई। 9 तारीख को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया। जो पंजाब में सत्याग्रह तीव्र था तो उस समय वहां का नेतृत्व डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल कर रहे थे। उनको भी 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कुछ लोग कमिश्नर ऑफिस जाकर वहां पर हमला करते हैं, जिससे पुलिस वाले भी वहां पर हमला करते हैं, जिसमें बहुत सारे अनेक लोग और मारे जाते हैं। और 12 तारीख को एक मीटिंग आयोजित होती है। 11 अप्रैल को तो मार्शल लॉ लागू हो गया। 11 अप्रैल को जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो वहां पर जनसभा का भी रोक लगा दी जाता है। और 12 अप्रैल को हंसराज एक मीटिंग आयोजित करते हैं और वहां से कहते हैं कन्हैया लाल को कि 13 अप्रैल को होने वाले जनसभा का जो नेतृत्व है वो कन्हैया लाल करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद मना कर देते हैं। तो इसका जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? हंसराज ही करते हैं। अब आती है बात 13 अप्रैल 1919। इसको अच्छे समझना। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा है, इस चीज को आप समझेंगे। तो 12 तक हमने देखा कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि जो डॉक्टर किचलू है और महात्मा गांधी गिरफ्तार, उनको हटाओ, उनको छोड़िए आप। इसलिए लोग अब सभा में एकत्रित होंगे। लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को पता है जनरल आए और गोली चला दी। नहीं, उन्होंने पहले ये दे रखा था नोटिस, लेकिन ये बात लोगों तक नहीं पहुंची। ये बात लोगों तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोग एकत्रित हुए वहां पे। चलो तो आगे समझते हैं। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन, वैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल को क्यों चुना गया था कि उस दिन वैसाखी का दिन था। और जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, इनके लिए सबसे, जैसे बिहार के लिए छठ पर्व है, केरल के लिए ओणम है, महाराष्ट्र के लिए गणेश चतुर्थी है, ऐसे ही इनके लिए भी एक पवित्र त्योहार है। कौन सा? वैसाखी। वैसाखी 13 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? 1699 में गुरु गोविंद साहिब ने खालसा ग्रंथ की स्थापना की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना, लिख सकते हो ये बात है। वैसाखी के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके लिए लोग वैसाखी मनाते हैं।
ठीक है, चलो अब समझते हैं। जब जनसभा का मीटिंग में जनसभा की घोषणा कर दी गई, तो जब जनसभा की घोषणा की गई उसके बाद लोग यहाँ एकत्रित हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग एक है, जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं और उस समय वहाँ पर लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। और वो जलियांवाला बाग ऐसा था कि उसमें 2 ही रास्ते थे, उसमें 2 रास्ते थे, जिसमें से एक रास्ता बंद हो गया था और एक रास्ता जो था वो 2 से 3 फीट का था, 2 से 3 फीट का था, यानी बहुत ही संकीर्ण रास्ता था, जिससे एक साथ में 2 या 3 लोग ही जा सकते थे अगर जाना हो तो इसका मतलब है कि यहां से निकलने का कोई और तीसरा रास्ता नहीं था। जब 20,000 लोग इकट्ठा हुए तो एक मुखबर कोई होगा, उसने जनरल डायर को मैसेज किया, संदेश पहुंचाया कि लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं, लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं। उन लोगों को यह भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू है और जनसभा पर क्या है, रोक है। जलियांवाला बाग एक जलिया नाम का एक लोग व्यक्ति था, उसके नाम पर ये पड़ा था, उसी का ज़मीन था, उसी के लिए जलियांवाला बाग ये पड़ा था। और वो उस समय उबड़ खाबड़ था, अब तो उसको अच्छा बना दिया गया है। जो आज भी अगर जलियांवाला बाग कभी घूमने का मौका मिले तो आप जाओगे तो वहाँ पर आज भी गोलियों की निशान उस दीवारों पर हैं। वहाँ एक कुआं भी है वो, जिसमें हज़ारों लोग कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो कूदे थे जान बचाने के लिए, लेकिन वो वहाँ से फिर निकले थे अपने प्राणों की आहुति देकर ही। तो वो सभी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से रखी गई है और उसकी देखभाल भी की जाती है। तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए जहाँ से एक संकीर्ण रास्ता है। जनरल डायर के पास जब ये संदेश पहुँचता है तो जनरल डायर प्लस 50 सैनिक, जनरल डायर प्लस 50 सैनिक वहां पर आते हैं और 25-25 के गुट में वो सैनिकों को दोनों गेटों पर, समझ लो कि दोनों गेट का एक ही गेट पर लगा के देते हैं उसको, और गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। ना ही कोई चेतावनी दी, ना ही उनसे कुछ बोला गया कि आप यहां पर जनसभा मत कीजिए, आप लोग यहां से हटिए, ऐसा कुछ नहीं। और आए और सीधा क्या हुआ, गोलियों की बौछार कर दी। यहां पर कोई चेतावनी दी नहीं गई, कोई भी चेतावनी नहीं दी गई। और जब कोई भी चेतावनी नहीं दी गई तो यहां पर उन्होंने 1650 राउंड गोली फायर की, 1650 राउंड गोली फायर की। और जब तक गोली समाप्त नहीं हुआ तब तक बंदूक सैनिकों की चलती रही। जो लोग जैसे तैसे जहां थे वो वहीं के वहीं खत्म होते चले गए। जो लोग बच रहे थे तो वो कुछ कुएं में कूद रहे थे। जो जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक लोग उसी में दबे रहे, पड़े रहे, सब कुछ। और ये गोलियां शाम तक अंधेरे तक चलती रही, जब तक पूरी गोलियां जो है, जब तक जनरल डायर के सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं होगी तब तक ये चलती रही। अब आप सोच सकते हो कि वास्तव में कितने सैनिक मरे या कितने लोग मरे, ये आप सोच सकते हो। लेकिन जब एक रिपोर्ट आती है जलियांवाला बाग के रिपोर्ट में, हंटर रिपोर्ट है, हंटर आयोग बनाया गया था, तो हंटर रिपोर्ट जब आता है तो उसने कहा तो केवल 327 लोग मरे थे। उस रिपोर्ट में कितने लोगों की व्याख्या की, 327, और 1200 लोग के करीब घायल हुए थे, उन्होंने ये रिपोर्ट में निकाला। लेकिन वही रिपोर्ट कांग्रेस ने जब देखा तो वहां पर हजारों से अधिक लोगों की तो मृत्यु हुई थी।
तो यहाँ पर देखा कि अंग्रेज जनरल डायर जो आए 50 सैनिकों के साथ और एक नरसंहार गोलियों की बौछार कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। ना कोई चेतावनी, ना ही कोई ऐसा कोई संदेश, और आते ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी। और जब तक वो गोलियां ख़त्म नहीं हुई तब तक वो गोलियां, बंदूकें, जो राउंड है 1650 राउंड चले। और जब सैनिकों की गोलियां ख़त्म हो गई और जब वहाँ से चले गए, अगर दिन में भी कोई व्यक्ति अगर वहाँ निकलता, उस दिन की बात है, तो उनको भी गोली वहीं पर मार दिया जाता था। गलियों में भी, गलियों में जो भी कोई घूमता था उनको वहाँ पर गोली मार दी जाता था। अब अंधेरे के समय जब जनरल डायल चले गए वहाँ पे, तो कुछ लोग जो उनके परिजन थे डर डर के आए और उनको वहाँ से निकाल कर ले गए। उसी में एक बच्चा, उधम सिंह नाम का व्यक्ति, जो 16 वर्ष का था उस समय, वो बच गया। उधम सिंह नाम का व्यक्ति जो 16 वर्ष का था वो बच गया। और उसी ने, जिसने मार्शल लॉ लागू किया था, माइकल ओ डायर 13 मार्च 1940 को उसको भरी सभा में गोली मार देता है लंदन में। उसके पास पैसे ना होते हुए भी वो वहाँ पर कैसे पहुँचा, कैसे काम किए, किस तरीके से वहाँ पहुँचा, बहुत कठिनाइयों से वहाँ पहुँचा। जैसे तैसे करके एक रिवॉल्वर 4 कारतूस खरीदा उसने, केवल और केवल माइकल ओ डायर को मारने के लिए। ऐसे उसको बहुत सारे मौके मिले, लेकिन वो मौका उसने प्रण ले रखा था कि जिस तरीके से जनसभा पर होते हुए उन्होंने गोली चलाई थी, तो ऐसे ही वो भी जनसभा जब होंगे तभी उसको गोली चलाएंगे। और वो मौका आता है 13 मार्च 1940 को, और उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके आंखों में वो खौफ नहीं था, वो संतुष्टि नजर आ रही थी जो उसने प्रण लिया था। तो किस तरीके से लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर जो एक नरसंहार के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में तो बहुत बुरा किया। लेकिन जब वो लंदन में गया तो लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उनकी उच्च सदन है ब्रिटेन की, वहाँ पर उसको सम्मानित किया गया और उसको ब्रिटेन का शेर कहा गया। उसको ब्रिटेन का शेर कहा गया और उसको एक तलवार दी गई सम्मान के रूप में। और उसको अन्य ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा अधिक सराहना किया। उसको 12,000 पौंड, 12,000 पौंड, उस समय 12,000 पौंड बहुत थे, 12,000 पौंड का इनाम मिला। और ब्रिटेन में कुछ संगठन ऐसे थे जिन्होंने 30,000 पौंड इकट्ठा किया उसको इनाम देने के लिए। यानी उनको बोला गया कि आपने बहुत अच्छा किया, आपकी जो सेना का जो जनरल थे, आपका सेना का जनरल होते हुए आपको यही करना था। तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया ब्रिटेन में जाकर। तो जनरल डायर जैसे ही गोली चलाते हैं, बहुत नरसंहार होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। और लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजन आते हैं और जैसे जैसे करके उनको यहाँ से ले जाते हैं। और कुछ लोग तो कुआं में कूद गए थे, क्योंकि गोलियों की बौछार बाहर से चली जा रही थी। और जब कोई निकलने का रास्ता नहीं था तो जो बच पाए वो बच गए। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जानों की आहुति दे दी। जिस तरीके से गोलियाँ चली, वो गोलियाँ आज भी उन दीवारों पर उसके निशान छपे हुए हैं और उनको एक गोला बनाकर रखा गया है कि ये गोली का निशान है। चारों तरफ से दीवार थी, ऊंची ऊंची दीवार, जो उसको कोई कूद कर नहीं आ सकता था। क्या चीज आपको बता दूं, 5 से 6 कट्ठे का है वो, जैसे होता है ना 5 से 6 कट्ठा, इतना बड़ा बाग था, इतना बड़ा वो बाग था। हम लोग गए थे एक बार देखने। तो जो आपका अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है, वहाँ से वो 1.5 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हो। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ से वो बहुत नज़दीक है, आप वहाँ से जा सकते हो। वहीं से अटारी बॉर्डर पड़ता है 30-32 किलोमीटर दूर, वहाँ पर आप जा सकते हो घूमने के लिए। ये ऐतिहासिक पल आप जब जाओगे अटारी बॉर्डर पर, जब आप जाओगे तो वहाँ पर जो सैनिकों के कर्तव्य है, जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, आपको बॉर्डर दिखाया जाएगा, आपको घूमने के लिए मौका दिया जाएगा। वहाँ के सैनिक आपस में मित्र भाव से रहते हैं, मित्रता से रहते हैं। भले ही वहाँ पर अलग
माहौल होता है, लेकिन वहाँ पर लोग जो सैनिक है वो मित्रता भाव से रहते हैं। और बॉर्डर जो तारों की फेंसिंग होती है वहाँ पर बहुत अच्छे से लगा हुआ है। और आप जैसे ये बॉर्डर है तो आप इतना दूर से जा सकते हो, पाकिस्तान का बॉर्डर है ये इंडिया, आप इतने दूर से नज़दीक से जा सकते हो वहाँ पे अटारी बॉर्डर पे आपको जाने की अनुमति मिलती है। वहाँ पर एक वहाँ पर परेड होता है, एक परेड होता है वहाँ पर। आप वहाँ पर उस परेड को देखने के लिए आप जब वहाँ जाओगे तो आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना ऐसी जागेगी कि आप खुद उस देशभक्त के अंदर घूम जाओगे। आप जो व्यक्ति नहीं मानता है ना देशभक्ति, वो भी वहाँ जाएगा तो वो अपने आप ही देशभक्ति उसके अंदर पनप उठेगी। वो ऐसी जगह है वहाँ पे, तो लोग वहाँ पर आज भी घूमने के लिए जाते हैं। और वो दरवाज़ा एक ही समय खुलता है दिन प्रतिदिन शाम को 5 बजे, 3 बजे 4 बजे शाम को खुलता है वो दरवाज़ा। और एक बार ही दरवाज़ा खुलता है इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, जब वो परेड होता है। वहाँ से पाकिस्तान के लोग देखते हैं, इधर से इंडिया के लोग देखते हैं। डेली हमेशा अगर आप जाओगे आपको डेली वहाँ पर परेड होता है डेली। चल, तो लाला लाजपत राय कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ वाक्य कहे थे, और कुछ व्यक्ति, लाला लाजपत राय ने कुछ कहा, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा काला दिन है वो। लाला लाजपत राय बोले कि यह सुधारों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार चल रहा था, तो वो सुधारों के लिए नहीं है, इसे हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा, सुधार के लिए नहीं, इसे हत्याकांड के लिए क्या किया जाएगा। दीनबंधु एंड्रयूज जो महात्मा गांधी से मिलने चंपारण आए थे, उन्होंने भी कहा यह जानबूझकर की गई हत्या है। उन्होंने क्या कहा, यह जानबूझकर की गई हत्या है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, जो पहले खिलाफ थे, उन्होंने अपनी सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि, पेपर में पूछा, लिख लो ये चीजें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, जो उनको 1916 में सम्राट द्वारा दिया गया था, जो उनको सम्राट द्वारा दिया गया था। एक व्यक्ति और एक लड़की, एक सरोजनी नायडू थी और थी, जिन्होंने अपना उपाधि वापस किया था, वो भी लिख लो, पेपर में आता है। सरोजनी नायडू ने भी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। सरोजनी नायडू ने भी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, जो उनको 1908 में, जो उनको 1908 में हैदराबाद बाढ़ में सहायता के लिए दिया था। जब हैदराबाद में बाढ़ आया था 1908 में, तो वहां पर उनको सहायता के लिए ये उपाधि मिलती केसरे हिंद की, अंग्रेजों के द्वारा ही। तो ये 2 उपाधि उन्होंने लौटा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के दायर में। अब यहां पर एक जांच कमेटी बनती है, तो 2 जांच कमेटी बनता है, एक सरकारी और एक कांग्रेसी। सरकार का मतलब ब्रिटेन सरकार की, और एक बनता है कौन, कांग्रेस का। तो पहले हम देख लेते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग क्यों बना, हंटर जांच। तो जांच कमेटी बनती है इस घटना को अंजाम देने के लिए, और वो घटना घटी तो जनरल डायर के ऊपर कोई भी सजा नहीं मिला, जनरल डायर को कोई भी सजा नहीं मिला, बल्कि उनको ब्रिटेन के लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया, उनको कोई सजा नहीं मिला। हाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, इतना ही था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलो, तो अब उनकी बात आई जांच कमेटी की। तो जांच के लिए 2 कमेटी बनाई गई। तो पहले लिख लेते जांच के लिए। तो जांच के लिए जो पहली कमेटी बनी वो थी बनी हंटर आयोग। क्या, ये हंटर कमेटी लिखो। हाँ, हंटर कमेटी एग्जाम पूछता है, हंटर कमेटी या आयोग। तो हंटर आयोग क्यों बना था, तो जांच के लिए, किसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और ये सरकारी था, यानी ये ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाया गया था ये।
और इस जांच में जो अध्यक्ष थे, जांच के अध्यक्ष, वो कौन थे? देखो हंटर आयोग नाम है, तो जो कौन हो गए उसके? लॉर्ड हंटर। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर। और ये जो सदस्य थे वो 8 सदस्य की टीम थी। कितने सदस्य की? जिसमें से 3 भारतीय और 5 अंग्रेज। कितने भारतीय थे? यानी लॉर्ड हंटर के साथ 8 सदस्य और थी, यानी हंटर आयोग में कुल कितने व्यक्ति थे? 9 व्यक्ति थे। टोटल 9 हो गए। 8 सदस्य थे हंटर के अलावा, लॉर्ड हंटर के अलावा 8 सदस्य और थे, जिसमें से 3 क्या थे? भारतीय और 5 अंग्रेज। नाम लिखना है भारतीयों का या छोड़ दूं? लिख लो फिर। एक थे चमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण। 3 नाम लिख लो। 3 भारतीयों का नाम हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। चमन लाल सीतलवाड़, चमन लाल सीतलवाड़। दूसरा लिख लो जगत नारायण, जगत नारायण। और तीसरा लिखो चमन लाल सीतलवाड़ एक है, दूसरा जगत नारायण, तीसरा लिखो साहबजादा साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 लोगों को इस कमेटी में, भारतीय लोगों को शामिल किया गया। इस जांच कमेटी में जब शामिल किया गया 3 भारतीयों को, तो यहां से कुछ जांच भी निकल के आई। तो इसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया? तो रिपोर्ट लिख लो। तो इसके रिपोर्ट में कहा गया कि टोटल 347 लोग मरे। कितने लोग मरे? कहीं कहीं 379 भी है, तो आप 379 लिख लो। 379 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है और 1200 से अधिक, यानी 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये इस रिपोर्ट की है। यानी जो मरने वालों की संख्या तो कम कर दी और घायलों की संख्या क्या करी उन्होंने? बढ़ा दिया, ताकि अपने आप को बचा सके संसद से। और उसने कहा जो जनरल डायर है वह निर्दोष है। जनरल डायर कैसे है? और मार्शल लॉ जायज है। यानी जो मार्शल लॉ लगाया था वो क्या था? जायज है। मार्शल लॉ क्या है? जायज है। और जब इसको मार्शल लॉ जायज बनाया गया तो इससे क्रोधित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात करते हैं कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। समझ में आ गया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों शुरू हुआ? रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट क्यों शुरू हुआ था? सुरक्षा अधिनियम को लेते हुए। ये सारी घटनाएं एक दूसरे के क्रम से संबंधित है, इसलिए हम इन चीजों को क्रम से ही पढ़ते आ रहे हैं और वो सारे क्रम आपको याद होने चाहिए। यहां तक समझ आ गया? तो हंटर कमेटी जो बनाया गया था वो क्या था? वो सरकार द्वारा बनाया गया था, ब्रिटेन संसद द्वारा बनाया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे और एक लॉर्ड हंटर जो उसके अध्यक्ष थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। और उस हंटर आयोग का जब रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि 379 लोग मरे हैं और 1200 से लोग अधिक घायल हुए हैं। और जो मार्शल लॉ लगाया था माइकल ओ डायर ने वो जायज है और जनरल डायर क्या है? निर्दोष है। जनरल डायर क्या है? निर्दोष है। इस आयोग में ये कहा गया। दूसरा था जांच कमेटी, वो कांग्रेस ने बनाया, उसका नाम था तहकीकात कमेटी। लिखो, दूसरा कौन है? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी 3 तो याद कर लो पहले, तो 5 याद कर लेना। तहकीकात कमेटी ये कांग्रेस ने बनाया था,
ये कांग्रेस द्वारा बनाया गया था। और इसमें अध्यक्ष जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय प्लस 9 भारतीय सदस्य थे। इसमें सारे के सारे क्या थे? भारतीय सदस्य थे। तो पूछा जा सकता है कि तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भारत की ओर से? और हंटर आयोग के विकल्प में कौन सा बनाया गया था आयोग? तहकीकात कमेटी। कौन सी कमेटी? तहकीकात कमेटी। ठीक है। और ये जून 1919 में ये बनाया गया और मार्च 2020 में ये पेश किया गया। जून 1919 में ये बनाया गया और मार्च 1920 है, मार्च 1920 में 2020 लिख दिया था। मार्च 1920 में इसको पेश किया गया था और इसकी रिपोर्ट में जो संख्या थी, लिखना नहीं है सब चीजें, जो संख्या थी, क्योंकि रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 1000 से अधिक लोग मरे हैं और घायल भी हुए हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट भी मान्य थी। इसलिए ब्रिटिश संसद द्वारा जो हंटर आयोग की जो रिपोर्ट थी 1920 में, वो भी लागू कर दिया गया था, बता दिया गया था उसकी रिपोर्ट में। तो ये जो जायज़ थी वो ये थे। जायज़ कितने थे? 379। अब एक बात और ध्यान रखना कि जब कांग्रेस ने इस आयोग का गठन किया तो कुछ मांग भी कर रखे होंगे, तो उन्होंने मांग रखा कि जो दोषी है उसको सजा भी दो। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने एक नियम निकाल रखा था, अधिनियम बना दिया था, लेकिन वो भारतीयों को नहीं पता था, वो किसी को नहीं पता था। वो अधिनियम क्या था? लिख लो। इस जांच से पहले ही, जो जांच कमेटी थी, जांच से पहले ही संसद ने, जो ब्रिटेन की संसद थी, संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके, क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके दोषियों के माफी का प्रबंध कर दिया था। मतलब उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया था पहले ही कि अगर कोई ऐसा कुछ घटना होता है तो दोषी को क्या कर दिया जाएगा? माफ किया जाएगा, क्षतिपूर्ति देकर उसको। तो जनरल डायर भी उसमें से आ गए थे, तो उनको भी क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। क्षतिपूर्ति मतलब कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कर देंगे, कैसे भी करके, चाहे पैसे से, चाहे किसी भी तरीके से सजा काट कर, वो क्षतिपूर्ति होती है। तो क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके दोषियों की जो सजा थी वो या माफ कर दिया गया। ठीक है, दोषियों की सजा को क्या कर दिया गया था? माफ। तो इन्होंने पहले ही बना लिया था, इस जांच से पहले ही। तो जब ये जांच के पहले बना दिया था तो इसका कोई नियम ही नहीं रह जाएगा कि आप मांग करो या नहीं करो। भाई जब अधिनियम पहले से ही है तो आप मांग करो या नहीं करो, सबके लिए बराबर है वो। तो अंग्रेजों ने ये पहले ही नियम बना रखे थे। और उधम सिंह 16 वर्ष के थे, जिन्होंने जनरल माइकल ओडायर को भरी सभा में गोली से मारकर हत्या कर दिया था और उनको फांसी की सजा मिली थी। तो उधम सिंह का नाम याद रखना। पूछा जा सकता है कि जनरल डायर माइकल ओडायर को ब्रिटेन की सभा में किसने गोली मारी थी? उधम सिंह। 21 वर्षों से वो प्रतिशोध की ज्वाला उसके आंखों में जो धधक रही थी, उसको वो गोली मारकर संतुष्टि से देख पाता उस चीज़ को, और वहीं खड़ा रहता है। वो चाहता था वहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन वो वहाँ से भागा नहीं और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और उसको फांसी दी जाती है। फिर उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है।
31 जुलाई 1940 को, ठीक है, 1940 को 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दी जाती है। तो ये थे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो संबंधित, और किन कारणों से हुआ वो सारी चीज़ें हमने देखा, किस तरीके से हंटर आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया। तहकीकात कमेटी रिपोर्ट पेश करना चाहती थी, उन्होंने किया भी, लेकिन उससे पहले ही जांच कमेटी ने, जांच से पहले ही अंग्रेजी संसद में एक अधिनियम पारित हो गया था, जो लोग अगर कुछ करते हैं तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा क्षतिपूर्ति देकर। तो ये जलियांवाला बाग से संबंधित है। अगला जो है टॉपिक इसी संबंधित है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की बात करी थी, और उसी असहयोग आंदोलन की जब बात करते हैं तो जब जिस दिन वो शुरू होने वाला था उसी समय उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह आंदोलन रुकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम फिर आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।